So एक बार वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन आवर वन ऑफ द मोस्ट लविंग चैनल नेम्स डेल्टा फिजिक्स। सही बात है ना, डेल्टा फिजिक्स ये वाले चैनल में सभी बच्चों का वेलकम ही किया जाएगा। सही बात है सर जी, कोई टेंशन नहीं है। तो अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे बेटा सीईटी के क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, सही है। और आप वहाँ पे अपन ने एक यूनिट को खत्म भी किया था। आज के लेक्चर में बेटा अपन लोग जो नेक्स्ट वाला यूनिट स्टार्ट करने हैं वो 11th स्टैंडर्ड से बिलोंग्स करेगा और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। क्या नाम है बेटा? ग्रेविटेशन। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स रॉक। जय माता दी। ओके, ग्रेविटेशन। ओके बेटा, तो वही बात है कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है सर जी? बेटा इतना याद रखेगा तू, जब भी अपन को ग्रेविटेशन पढ़ना है, जब भी अपन को ग्रेविटेशन पढ़ना है, वो वाले केस में तेरे दिमाग के अंदर एक ही बात चमकेगी कि ग्रेविटेशन बनाने के लिए कम से कम तेरे पास कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? कम से कम, मिनिमम बता रहे, कम से कम कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? 2। हाँ सर जी, समझ में आया। तो ग्रेविटेशन क्रिएट करने के लिए अपन ने कितने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया बेटा? 2 ऑब्जेक्ट। अब ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अपन क्या चलाएंगे? अट्रैक्शन वाली कहानी चलाएंगे। हाँ सर, सही बोला। तो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशन। खत्म डेफिनेशन, ठीक है। बहुत बड़ी वाली टिपिकल वाली डेफिनेशन के साथ अपन डील नहीं करेंगे। यहां तक तो समझ में आया कि ग्रेविटेशन के अंदर क्या होने वाला है। तो ग्रेविटेशन के अंदर आ जाएगा बेटा अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। जब भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन चलेगा, इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। समझा? जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर दे, यहां से मैसेज कर दिया हाय, वहां से रिप्लाई आता है हेलो, बेटा ये अट्रैक्शन ही है। सही बात है ना? ओके, तो इट इज ग्रेविटेशन। आगे बढ़ते, जो फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन बनेगा, जो फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन बनेगा बेटा, वो वाले फोर्स को अपन बोलने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, ग्रेविटेशनल फोर्स को हटाएंगे, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो ग्रेविटेशन का मतलब क्या है सर जी? तो सर जी ने समझाया द अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर अट्रैक्शन वाली कहानी है तो इज कॉल्ड एज बच्चा क्या बोलेगा सर जी? हम बोलेंगे इसको ग्रेविटेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो फोर्स ग्रेविटेशन क्रिएट करेगा बेटा, वो वाले फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेफिनेशन क्या आएगी? ये वाली जो डेफिनेशन तेरे को दिख रही है, इसके सामने तू बस एक वर्ड ऐड करेगा, उसका नाम है फोर्स। क्या है? फोर्स। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या होता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects is called as, बोल बेटा, क्या बोलेगा सर जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेगा? ग्रेविटेशनल। अरे यार, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? आई डोंट नो, ठीक है। जीएफ का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। समझ रहा है? चालाक, वेरी चालाक, ठीक है। सो जीएफ का मतलब क्या हो गया सर जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन है, इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन है तो इट इज ग्रेविटेशन। अब एग्जांपल के साथ चलेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल अगर तू लेना चाहता है तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ बेटा। मान के चल तेरे पास एक सन है, दूसरा अर्थ है, तो ये दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशन वाली कहानी है। उसके बाद में तू ऐसा भी मान के चल अर्थ और मून, ये दोनों के बीच में भी क्या है? अट्रैक्शन है। तो जो फोर्स की वजह से अट्रैक्शन, इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एग्जांपल क्या बोलेगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, और ये भी बोल सकता है तू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। बोल, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर जी, यहाँ तक समझ में आया। तो वही तो पढ़ना है अपन को, ठीक है। चल, ग्रेविटेशन समझ में आया। अब आगे बढ़ते बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ओर, क्योंकि वही एक अकेला बंदा था जिसने ये पूरी फिजिक्स को बना के रखा है। सही बात है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन की कहानी सभी को पता है। ओके, कहानी सुनो, ये वाली सॉन्ग नहीं सुनना है अपन को, ठीक है। तो न्यूटन ने ये बोला था कि मतलब उनका बोलना यह था कि उनकी जो स्टोरी आती है, ऐसे बोला जाएगा कि वहाँ पे कोई तो भी एक गार्डन था, गार्डन के अंदर वो जो अपने न्यूटन बाबा जी थे वो बैठे थे, और वहाँ पे एक सेब का पेड़ था, ऊपर से एक सेब गिरा। ओके, और उसके बाद में बस पूरी डिस्कवरी निकली बेटा ग्रेविटेशन की। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन, उसका लॉ अपन आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ना क्या है, उसके अंदर की रिगार्डिंग सीईटी वाले क्वेश्चंस कौन से बिलोंग्स करेंगे, ये सारी चर्चा आज के लेक्चर में हो जाएगी, ठीक है। और टारगेट यही रहेगा कि आज एक ही वन शॉट में ये पूरा ग्रेविटेशन खत्म हो जाए, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं बेटा यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज नॉट अ रेलवे स्टेशन, इट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या चीज है बेटा, समझ में आया।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर अपन लोग दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे और दोनों भी ऑब्जेक्ट का शेप स्फेरिकल रहेगा। तो मान के चल बेटा ये तेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम तूने ए रखा, सेकेंड वाली जो ऑब्जेक्ट है तेरे पास उसका नाम तूने बी रखा, दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जोड़ दिया। अब ग्रेविटेशन वाली कहानी चला दे तो फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन रहेगा, तो ऑब्जेक्ट ए बी की ओर जाएगा और बी ए की ओर आएगा बिकॉज ऑफ देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। हाँ सर जी समझ में आया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट तूने कंसीडर किया इसका मास मान के चले m1 है, इसका मास मान के चलते बेटा अपन लोग m2 है। सही बात है, ओके सर जी, ओके नो टेंशन। उसके बाद में a और b के बीच में जो डिस्टेंस है, a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट इट इज r। मोस्ट ऑफ दी बुक्स उसके अंदर r के इंस्टेड में d लिखा होता है, ठीक है। तो d का अजम्पशन अपन क्या लेते हैं बेटा, डिस्टेंस। हाँ सर जी समझ में आया। बेटा अब एक बात मुझे बता, तेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक टू व्हीलर है और एक पापा की परी की स्कूटी है, ओके। तो पापा की परी की स्कूटी का जो मास है वो मान के चलते बेटा 50 kg, इतनी कम नहीं होती बट मान के चलिए पापा की जो परी है उसके पास जो स्कूटी है उसका मास कितना है 50 kg, और तेरे पास जो टू व्हीलर है उसका मास मान के चल बेटा 60 kg है। दोनों भी गाड़ियों को धक्का लगा के स्टार्ट करनी, वैसे स्कूटी धक्का लगा के स्टार्ट नहीं होती बट मान के चलते, ठीक है। तो कौन सी वाली केस में ज्यादा फोर्स लगेगा, ये 50 वाली केस में ज्यादा फोर्स लगेगा 60 वाली? हाँ करेक्ट, कौन सी केस में लगेगा बेटा, 60 वाली। क्यों? क्योंकि बेटा मास बढ़ा तो कौन बढ़ा, फोर्स। मास की वैल्यू बढ़ी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ी। तो यहां से क्या पता चल रहा है तेरे को, सर जी हमको तो यहाँ पे पता चल रहा है दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे यही तो समझाना है फिर, ठीक है। तो देखना बेटा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। लेट कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विच आर स्फेरिकल इन शेप। हाँ सर जी, ए और बी दो ऑब्जेक्ट लिए, उनका शेप स्फेरिकल है, ओके। तो उसमें से ऑब्जेक्ट ए जो है बेटा उसका मास कितना लिया तूने, m1, बी का मास कितना लिया, m2, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखा, r, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स चला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सर जी, चल तो अब देखते हैं इसने क्या बोला था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, ये मास का जो प्रोडक्ट है इनको कौन से प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली, क्योंकि यहां से कहानी पता चली फोर्स बढ़ा तो मास भी बढ़ा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, अब चलाते बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में देखना ये फोर्स को मास के साथ जोड़ दिया और ये डिस्टेंस को किसके साथ जोड़ दिया, फोर्स के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r², ठीक है। तो देखना इसको पढ़ते कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब इसको मैं मान के चलो इक्वेशन 1 है, इसको मान के चलो इक्वेशन 2 है। दोनों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में फोर्स है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में भी फोर्स है। तो यहां से पता चला दोनों भी इक्वेशन किसकी है, फोर्स की है। तो जब भी इक्वेशन सेम होती है उनको अपन करेंगे कंपेयर। चल बेटा आगे बढ़ते, तो यहां पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ओके। देखना यहाँ पे एक लॉ भी बनता है, तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो देखना क्या है, दोनों को मिक्स करके लिखेंगे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर जी m1 m2 और डिवीजन में कितना आ गया, r²। बेटा बहुत बढ़िया, ओके। तो अब दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना इसको कांस्टेंट के साथ हमेशा बदला जाए, ओके। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सही बात है, ओके। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको अपन कांस्टेंट के साथ बदलेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे बेटा कैपिटल G। क्या लिखेंगे, कैपिटल G। और कैपिटल G को क्या बोला जाएगा, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दूं, इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोल चमका कि नहीं चमका, ओके। तो ये वाली जो साइन है ना इसके इंस्टेंट में तू क्या लिखेगा, इक्वल टू G। चल लिखते हैं, क्या मिलेगा इक्वेशन, F बराबर, इक्वेशन मिलेगा F बराबर, इसके साइन में क्या लिखना है, कैपिटल G, बाद में क्या चमकेगा, m1 m2 अपॉन r²। तो यही तो कहानी थी बेटा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ये इक्वेशन क्या बताता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये चैप्टर जैसे जैसे कंटिन्यू करेगा तो इसमें अपन थोड़ा सा चेंजेस भी करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है उसको अज्यूम करेंगे अपन कैपिटल M। उसके बाद में जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसको क्या बोल के रखा है, मास m2, इसको बदलेंगे बेटा छोटा m के साथ। ये दोनों भी चेंजेस तो यहाँ पे प्लेस करेगा। तो F बराबर क्या मिलेगा, G, F बराबर क्या मिलेगा, G, कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अपॉन में क्या मिलेगा, r²। बोलना सर यार इतने टिपिकल वाले फॉर्मूले हम कैसे याद रखें, अरे बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेगा, GMM, इसको याद कैसे रखेंगे, गुड मॉर्निंग। क्या याद रखेंगे, गुड मॉर्निंग। यार का मतलब रश्मिका ले ले, हाँ क्रश तेरी, ओके। सो गुड मॉर्निंग रश्मिका मंदाना। अब लड़कियां होती है यार बेटा, एक बार मैसेज कर दे तो रिप्लाई नहीं देगी, तो दो बार तो गुड मॉर्निंग भेजना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या बताएगा, तो गुड मॉर्निंग कितनी बार भेज रहा है, 2 टाइम्स, ओके सर जी कुछ भी बोल रहे हो। सो गुड मॉर्निंग रश्मिका
मंदाना, इट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोल समझे कि नहीं समझे? समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही वाली इक्वेशन को अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछा जाता है उसी के रिगार्डिंग चर्चा करते हैं बेटा। ओके, इसको याद कैसे रखना? गुड मॉर्निंग रश्मिका मंदाना। ओके, चल मॉर्निंग उसी के साथ स्टार्ट होती है। चल, तो यहाँ पे अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कौन सा कांस्टेंट बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ सर जी, इसी का बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसकी साइड चेंज करके लिखते हैं। जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर बराबर क्या दिखेगा? f। किसकी वैल्यू बना रहा है? g की। तो ये वाली जो टर्म तेरे को यहाँ पे दिखेगी, इसकी यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है, इसको अपन लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। तो g बराबर राइट साइड में कौन है बेटा? फोर्स। कौन है? फोर्स। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सी बात है कि इसका रेसिप्रोकल बनेगा। तो क्या आएगा? r स्क्वायर अपॉन m1 m2। हाँ सर जी समझ में आया। तो बेटा सही बात है, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते बनाएंगे इसका यूनिट। ओके, तो G बराबर देखना यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बाबा जी की जय हो। उसके बाद में R का मतलब क्या लिया तूने? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो उसका क्या करेगा? स्क्वायर। हाँ सर समझ में आया। उसके बाद में ये m1 मास है, m2 भी मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है? kg इंटू केजी। क्या लिखेगा बेटा? kg का स्क्वायर। हाँ सर जी समझ में आया। तो ये कौन सा यूनिट है? SI वाला यूनिट। समझ में आया अच्छे से? ओके, तो क्या यूनिट बना? nm स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। उसके बाद में उसका यूनिट। ये तो SI यूनिट है। अब चर्चा करेंगे बेटा इसके CGS यूनिट के बारे में। ओके, तो CGS यूनिट कैसे याद रखे? मैंने बोला भी था तेरे को। CGS यूनिट को याद रखने के लिए न्यूटन के साथ हमेशा कौन घूमती है? हाँ सर, डायन घूमती है। ओके, तो CGS यूनिट क्या लिखेगा? G बराबर न्यूटन को बदलेगा डाइन के साथ। ओके, मीटर को बदलेगा सेंटीमीटर के साथ, और ये जो किलोग्राम है इसको बदलेगा ग्राम के साथ। बोल बेटा कौन सा यूनिट बना? सर जी ये तो CGS बना। ओके, आगे बढ़ू? समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते बनाते इसका डायमेंशन। तो देखना डायमेंशन कैसे बनाते हैं। ये वाला ऐसा यूनिट यूज कर ले। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन लगा, याद है? L1 m1 t-2। याद नहीं है? अरे फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए यार तेरे को। उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो फोर्स का डायमेंशन भी याद रख ले। ठीक है, चल आगे बढ़ते। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन में मीटर है, तो मीटर किसको मेजर करता है? लेंथ को। वो मास को भी नहीं करेगा और टाइम को भी नहीं करेगा। यहाँ से चला रहे बेटा यूनिट। देखना न्यूटन फोर्स का डायमेंशन, मीटर लेंथ को मेजर किया। डिवीजन में केजी से क्या पता चलेगा? केजी तो लेंथ को मेजर नहीं करेगा, मास को करेगा तो कितना केजी है? 2। उसके बाद में टी की पावर कितना आ गया बेटा? 0। हाँ सर समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेगा? तो इसको LMT। डिवीजन में तो ये वाली वाला एज इट इज है। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन कर दे। 1 + 2 बिकम्स 3, 1 + 2 बिकम्स 3। उसके बाद में 1 + 0 इट बिकम्स 1। उसके बाद में -2 और 0 है तो कितना आंसर बनेगा? -2। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद में क्या करना है? यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लीकेशन था तो एडिशन है। अब यहाँ पे डिवीजन है तो हाँ करेक्ट सब्सट्रैक्शन करेगा। सो 3 - 0 सर जी 3, 1 - 2 सर जी -1। उसके बाद में -2 0 सर जी -2। सही बात है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन रिगार्डिंग विथ नीट एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सीट है। वैसे तो JEE में शायद कम पूछा जाता है, बट नीट का पेपर उठा के देखो बेटा, बहुत बार पूछा है। ओके, सो L3 M-1 T-2। बोल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? समझ में आया? ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो वैसे तो सारी की सारी लिखी है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसी एकमेव बला है जो बला दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके रखती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलवेज ज्वाइन दी 2 ऑब्जेक्ट्स, ऐसे बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। ओके, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स वाली कहानी मैंने आप लोगों को बहुत बार समझाई है ना, कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दो तो वही ट्रेडिशनल वाले एग्जांपल होते हैं कि एक सन है, उसके बाद में अर्थ है, उसके बाद में मून है, उसके बाद में अर्थ है ना। अर्थ एंड मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स,
अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। यार ये किताबों वाली कहानी हुई, अपने लैंग्वेज में ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी तुमको पता है? जैसे मान के चल, ग्रेविटेशन का मतलब तो अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अपन ऐसे कंसिडर करते हैं ना कि एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है साथ में। ओके, हम दोनों टू व्हीलर पे चल रहे हैं, गाड़ी में चला रहा हूं। ओके, और हमारी गाड़ी का जो स्पीड है ना वो लगभग 40 है, ज़्यादा भगाते नहीं अपन गाड़ी को, ठीक है। तो हम इधर उधर वाली बातें कर रहे थे, ऐसे ही हमारी गपशप चल रही थी। हमारी गाड़ी का स्पीड 40 था। क्या हुआ बेटा, दिल पे मत लेना और बुरा मत मानना, क्योंकि ये ग्रेविटेशन समझाने का मेरा एक तरीका है। ओके, तो बुरा मत मानना। तो 40 किलोमीटर से हमारी गाड़ी चल रही, क्या हुआ ना, हमको ना एक पापा की परी ओवरटेक करके चलेगी। और सर जी आ गया यार पापा की परी के पीछे, सही है ना। तो पापा की परी हमको ओवरटेक करके चलेगी और जाते जाते वक्त मेरे पीछे जो मेरा दोस्त बैठा था ना, उसकी तरफ एक किल्लर वाली स्माइल देके चलेगी। हाँ सर, किल्लर वाली स्माइल देके चली। तो सिंपल सी बात है बेटा, वो अगर ओवरटेक करके जा रही तो उसका स्पीड ज़्यादा ही रहेगा, मान के चल 50 है। ओके, वो चली तो गई, बट जाते वक्त मेरे पीछे जो बंदा बैठा था उसकी तरफ स्माइल देके चली गई। फिर भी अपन लोग गाड़ी कितने स्पीड से चला रहे थे, 40, तो वो चली गई आगे। ओके, उसके तरफ देख के मतलब किल्लर वाली स्माइल देके चलेगी। तो ये मेरे पीछे जो बंदा बैठा था वो क्या बोलेगा, भाई तू क्या कर रहा है, 40 से गाड़ी चला रहा है, और उसके पीछे गाड़ी लगा, है ना। तो उसके पीछे गाड़ी लगाई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पापा के बारे एक ऑब्जेक्ट हो गई और हम दोनों दूसरा ऑब्जेक्ट हो गए। दोनों के बीच में क्या चला, अट्रैक्शन। बेटा वही क्या होता है, ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर कुछ इधर उधर वाली बातें कर दिया है तो दिल से सॉरी। ओके, बट समझाने का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। ओके चल, तो यहां पे लिखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सा कांस्टेंट बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ सिंपल सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7-8 लिखेंगे याद रखने के लिए। ओके, तो फर्स्ट वाली क्या होती है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय, सर जी ये हमें पता है, इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल जी। सेकेंड वाली कहानी बेटा, इसके एसआई और सीजीएस यूनिट लिख दे। तो इसका सॉरी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद में बेटा इसका सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, तो सर जी इसका सीजीएस यूनिट डाइन, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर होता है, सही बात है। ओके, ये 2 है। चल आगे बढ़ते। उसके बाद में इसका तेरे को फॉर्मूला भी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला G बराबर FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। हाँ सर जी, चल बेटा इतना याद है तो डायमेंशन भी लिख दे। तो G बराबर डायमेंशन कैसे लिखना, LMT, कैसे लिखेगा, LMT। मिडल से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 माइनस माइनस, आगे बढ़ा दे। ओके, उसके बाद में इसकी 2 वैल्यूज होती है, एक एसआई वाली भी होती है और सीजीएस वाली भी होती है। तो इसकी एसआई वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी एसआई वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कितने होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद में ना बेटा इसकी एक और वैल्यू होती है, जिस वैल्यू का नाम क्या होता है बेटा, सीजीएस वाली वैल्यू। तो सीजीएस वाली वैल्यू क्या करेगा, इसमें से 3 प्लस करेगा, -11 + 3। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा बेटा, -11। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे अपन आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस किया जाता है और आंसर मिलता है। आगे बढ़ते, उसके बाद में और एक लिखेंगे, ये कितने ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इट ऑलवेज ज्वाइन दी, कितने ऑब्जेक्ट बेटा, 2 ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली कहानी कौन बनाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। उसके बाद में ये क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हाँ सर जी, ये तो नेचर है उसका, ठीक है। सो इट ऑलवेज अट्रैक्ट दी हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कहानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये तू है, ओके, और ये वो है, सही बात है ना। तो दोनों के बीच में तू क्या चलाएगा, अट्रैक्शन चलाएगा, ठीक है। तो ये चल बोलने वाली बात है। ओके चल, समझ में आया तक, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, सॉरी, चलो बेटा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में अपन ने बहुत सारी चर्चा कर लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो इसका डायमेंशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन। अब आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके यार सर जी, ये कहीं तो भी सुना था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा इसको डिनोट करेंगे अपन लोग छोटा जी से, कौन सा लेटर लगाएगा, छोटा जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअल में होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर तो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। चल डेफिनेशन ही बनाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर अपन लोग कंसीडर करेंगे बेटा एक ऑब्जेक्ट जिसको तू नीचे गिराएगा, कैसे गिराएगा, फ्रीली। तो इसका कौन सा फॉल करेंगे अपन, फ्री फॉल। तो कोई ऑब्जेक्ट लिया,
उसका फ्री फॉल करना है। अब फ्री फॉल करेगा, अर्थ पे रहता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा, बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं ये गिरेगा सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट तुमने नहीं लिया, उसका फ्री फॉल किया, अर्थ पे गिरा, तो ये अर्थ पे क्यों गिरता है, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक है ना, उसके पीछे कोई रीजन है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलना सर नहीं समझे तो समझाते बेटा। इफ ऑब्जेक्ट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, if objects which falls on the surface of earth because of gravitation, so it is called as acceleration due to gravity। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरेगा तो इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान के चलिए सरफेस ऑफ अर्थ ये मार कर लिया ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये फ्रीली गिरा, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा आज के दिन नीचे आ जा, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे फ्रीली गिरता है और उसके पीछे का रीजन अगर ग्रेविटेशन है तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चल समझ में आया। इफ ऑब्जेक्ट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरेगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ सर जी समझ में आया। क्या लिया, ऑब्जेक्ट कहाँ गिरा बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ पे। क्यों गिरा, क्योंकि उसको नीचे खींचने वाला पर्सन कौन है, ग्रेविटेशन। तो हर एक चीज को नीचे खींचने का काम कौन करेगा, ग्रेविटेशन। हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे लाने का काम कौन करेगा, ग्रेविटेशन नहीं करेगा बेटा, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेगा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट गिरता है। बोलना सर गिरता है, तो बिल्कुल गिरेगा। बोलना सर हम भी तो गिरते हैं यार, इश्क विश्क करते हो, तो इश्क विश्क ये वाली जो कंसेप्ट है ना, इसके साथ इसको मत कंपेयर करना, सही बात है, ओके। वो अलग वाली कहानी है, ये अलग वाली कहानी है, ठीक है। नहीं तो फिर वो अपनी बोरिंग वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है ना, शेरो शायरी भी आती है बीच में, मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में तुझे दूसरों का ख्याल है, मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में तुझे दूसरों का ख्याल है, कुछ मेरे मसले पे भी गौर कर, कुछ मेरे मसले पे भी गौर कर, मेरी तो जिंदगी का सवाल है ना बेटा। ये नहीं करना है अपन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा हो रही बेटा ऑब्जेक्ट, या इसको क्या हो गया, एक मिनट, ओके चलिए यार, इसकी कहानी खत्म हो गई। चल, तो ये हो गई अर्थ, क्या हो गया बेटा, अर्थ। तो ये अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, तू जानता है इसको इक्वेटर बोला जाता है। हाँ सर हम जानते हैं। ये वर्टिकल जो लाइन होती है बेटा, इसको तू पोल बोलेगा। और ये जो सेंटर है, ओके, ये डायग्राम किसकी बनी, सर जी ये तो धरती माता हो गई हमारी, इट इज कॉल्ड एज अर्थ, सही बात है, ओके। तो ये जी की वैल्यू अपन 3 केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेविटी को लिखेंगे पोल पे, उसके बाद में ग्रेविटी को लिखेंगे इक्वेटर पे, और उसके बाद में ग्रेविटी को लिखेंगे सेंटर पे। हाँ सर, तो बोलो पोल पे वैल्यू कितना है, सर जी पोल पे तो 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये यूनिट क्यों लिखा, उसके पीछे का भी लॉजिक बता दे। उसके बाद में इक्वेटर पे याद रखने के लिए अपन लोग क्या लिखते हैं, 9.7, और सेंटर पे ये वाली जो बला होती है वो 0 होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट अगर उसका मास सेंटर की ओर जाएगा, उसका वेट सेंटर की ओर जाएगा, तो अपन लोग जी की वैल्यू, वेट के फॉर्मूले के अंदर W बराबर mg इस तरह से जो आता है ना, तो अगर सेंटर की बात करें तो जी की वैल्यू कितना रखेंगे, 0 करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, टेंशन ना ले, ओके। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये ग्रेविटी किसके साथ डील कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ। और एक्सेलरेशन वाली कहानी अपन को पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या चमकाता है बेटा अपन, मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन पकड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे सरफेस ऑफ अर्थ पे आ रहा है ना, तो कुछ एक्सेलरेशन पकड़ेगा, तो कितना एक्सेलरेशन पकड़ेगा उसका यूनिट ले ले, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ओके। क्यों नीचे गिर रहा है भाई तू, ओके। तो यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा फिर, तो ये जी का यूनिट अगर लोग अपन लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं तो SI सिस्टम में लिखेंगे, सीजीएस में तू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेगा। हाँ सर, तो चल बेटा इतना मेहनत कर रहा है तो इसका डायमेंशन भी बता दे, सीधा डायमेंशन लिखते हैं बेटा इसका, ओके। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, कितना मीटर है 1, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, ऊपर लेके जा क्या बनेगा -2, और मीटर सेकंड मास का यूनिट नहीं होता तो क्या लिखेगा 0। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते, ओके। यहां तक समझ में आया। डेफिनेशन लिखते साइड में, व्हेन ऑब्जेक्ट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ earth because of gravitation, then it's called as क्या बोलेगा बेटा तू इसको, then it's called as acceleration due to gravity। हाँ सर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ओके। याद रखेगा तू,
ग्रेविटेशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे आता है तो उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी ये 3 वाली वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा इक्वेटर से पोल जाता है या पोल से इक्वेटर आता है तो यहाँ पे कहानी पूछते हैं कि जी की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी। ओके, तो देखेंगे, टेंशन ना ले। ओके।